हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग बीएड फोर्थ सेमेस्टर की लैंग्वेज अक्रॉस द क्यूरिकुलम वाले पेपर का अध्ययन करेंगे। और इस क्लास में मैं आप लोगों को इस पेपर के तीसरे यूनिट का अध्ययन कराऊंगा। यानी अब तक हम लोगों ने इस पेपर में 3 क्लासेस की हैं और 3 क्लासेस में मैंने आप लोग को 2 यूनिट का अध्ययन करा दिया है। आज ये चौथी क्लास है और चौथी क्लास में आपका तीसरा यूनिट जो है इसमें पढ़ने को आप लोग को है। और तीसरा यूनिट जो है उसका नाम क्या है? पैडागॉगिक प्रैक्टिस एंड प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यानी शिक्षण शास्त्री, अभ्यास और अधिगम की प्रक्रिया, या शैक्षणिक प्रक्रिया भी कह सकते हैं। और अधिगम कैसे दोनों एक साथ चलता है, कैसे होता है। तो चलिए आइए देखा जाए कि क्या होती है पैडागॉगिक प्रैक्टिस और लर्निंग की प्रक्रिया। हाँ, चलिए देखिए, आज हम लोग को क्या करना है, यूनिट 3 का अध्ययन करना है। यूनिट 3 जो है आपका शैक्षणिक अभ्यास और सीखने की प्रक्रिया से रिलेटेड है। इसको शिक्षण शास्त्री अभ्यास भी कह सकते हैं, जिसको इंग्लिश में देखिए पैडागॉगिकल प्रैक्टिस एंड प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पैडागॉजिकल प्रैक्टिस क्या होती है, यानी शैक्षणिक अभ्यास क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो शैक्षणिक अभ्यास का मतलब हो गया कि एक शिक्षक के द्वारा शिक्षण कराने के दौरान या शिक्षण कराने से पहले जो जो चीजें की जाती हैं वो सब इसी के अंतर्गत आती है। देखिए, शैक्षणिक अभ्यास शिक्षकों द्वारा अपनाई जाने वाली योजनाबद्ध और व्यवस्थित विधियां हैं, जिनका उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रभावी रूप से ज्ञान, कौशल और मूल्यों का अर्जन कराना है। यानी किसी भी टीचर को क्लास में बच्चों को टीचिंग करानी है तो उसके पहले वो जो चीजें सब कुछ प्लान करता है, लेसन प्लान बनाता है, शिक्षण विधियों का चयन करता है, फिर उसके बाद टीचिंग लर्निंग मटेरियल तैयार करता है और उसके आधार पर बच्चों को बेहतर तरीके से ज्ञान प्रदान करता है, उनके अंदर कौशल विकसित करता है और उनके अंदर मूल्यों को भी विकसित करता है। तो ये सारी चीजें इसी के अंतर्गत आती है। यह अभ्यास शिक्षण सिद्धांतों, शिक्षण शैलियों, रणनीतियों और मूल्यांकन तकनीकों पर आधारित होता है। इसका मतलब कि इसमें शिक्षण के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, शिक्षण की शैलियों का उपयोग किया जाता है, विभिन्न प्रकार की स्ट्रेटेजी रणनीतियों का उपयोग किया जाता है और मूल्यांकन की तकनीकों का भी उपयोग इसमें किया जाता है। इसके देखिए प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, यानी कंपोनेंट्स ऑफ पेडागोजिकल प्रैक्टिस, जिसमें सबसे पहला है कंपोनेंट शिक्षण विधियां, यानी कौन कौन सी शिक्षण विधि का उपयोग शिक्षक के द्वारा किया जाता है। तो इसमें सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली जो शिक्षण विधि है देखिए वो व्याख्यान विधि है, लेक्चर विधि है। इस विधि का प्रयोग देखिए लगभग हर सब्जेक्ट में होता है। उसके बाद फिर देखिए डिस्कशन या संवाद विधि, उसके बाद समूह कार्य ग्रुप वर्क विधि और उसके बाद प्रायोगिक कार्य विधि एक्सपेरिमेंटल विधि आदि का उपयोग किया जाता है। उसके बाद फिर देखिए दूसरा घटक है इसका मूल्यांकन की तकनीकें। तो पहला मूल्यांकन देखिए मौखिक परीक्षा के आधार पर होता है, यानी क्लास में बच्चों को जो चीजें पढ़ाई जाती हैं उनसे मौखिक रूप से प्रश्न उत्तर के माध्यम से पूछी जाती है। उसके बाद देखिए दूसरा तरीका होता है लिखित परीक्षा, क्वेश्चन दे देंगे टीचर और बच्चे उसका उत्तर लिख के उनको दिखाएंगे। फिर उसके बाद विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट परियोजनाएं दी जाती हैं और प्रोजेक्ट पर भी बच्चे कार्य करते हैं, उसको तैयार करते हैं। उसके बाद विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी गतिविधि आधारित भी टास्क दिया जाता है, काम दिया जाता है। अब बच्चे उस पर काम करते हैं, विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी करते हैं और फिर उससे उनका मूल्यांकन होता है। तीसरा कंपोनेंट है प्रेरणा और सहभागिता, यानी मोटिवेशन एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें देखिए शिक्षकों का कार्य विद्यार्थियों में जिज्ञासा, आत्मविश्वास बढ़ाना होता है ताकि वे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रहें। अब देखिए सीखने की प्रक्रिया कैसे चलती है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग। वो तो था पेडागोजिकल प्रैक्टिस, अब है प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो देखिए सीखना एक सतत और बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अनुभव, अभ्यास और अनुकरण के माध्यम से ज्ञान और कौशल प्राप्त करता है। ये आप लोग बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं कि अधिगम किसे कहते हैं, अधिगम की परिभाषा क्या होती है। तो सबसे पहले आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा कि अनुभव और अभ्यास के द्वारा व्यवहार में लाए गए अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन को क्या कहते हैं, सीखना या अधिगम कहते हैं।
तो ये वही चीज है कि अनुभव से, अभ्यास से और बहुत सारी चीजों का अनुकरण करके जो चीजें हम सीखते हैं, कौशल प्राप्त करते हैं, वो सब लर्निंग कही जाती है। यह प्रक्रिया देखिए केवल जानकारी को याद करने तक सीमित नहीं होती है, बल्कि इसमें समझ, विश्लेषण और समस्या समाधान की क्षमता भी शामिल होती है। किसी चीज को याद करना सीखना नहीं कहलाता है, बल्कि उसकी अच्छी समझ होनी चाहिए, उसका विश्लेषण करने की क्षमता होनी चाहिए और उसके आधार पर किसी समस्या का समाधान करने की क्षमता जब होगी तब कहा जाएगा कि व्यक्ति उस चीज को सीख चुका है। अब देखिए जो सीखने की प्रक्रिया होती है उसके क्या स्टेप्स होते हैं, क्या चरण होते हैं। तो सबसे पहले देखिए कोई व्यक्ति कुछ सीखता है तो उसके लिए अनुभूति करता है, परसेप्शन करता है, यानी इसको सीखने की पहली अवस्था कहा जाता है, जहां व्यक्ति अपने इंद्रियों के माध्यम से जैसे दृष्टि, श्रवण, स्पर्श आदि के द्वारा बाहरी दुनिया का अनुभव करता है। उदाहरण के लिए देखिए शिक्षक की बात सुनना या पाठ्यपुस्तक पढ़ना, या तो शिक्षक की बात सुनेगा या फिर पाठ्यपुस्तक पढ़ेगा और उसके माध्यम से वो परसेप्शन करेगा, अनुभूति करेगा। दूसरा देखिए स्टेप्स है ध्यान और ग्रहणशीलता, यानी अब बच्चा उस चीज पर ध्यान देगा और उसको रिसीव करेगा। व्यक्ति तब सीखता है जब वह किसी विषय पर ध्यान केंद्रित, यानी उस पर अटेंशन देगा और उसको ग्रहण करेगा। उदाहरण के लिए देखिए छात्र का कक्षा में ध्यान पूर्वक सुनना, टीचर्स के द्वारा बताई जा रही बातों को, बताए जा रहे सिद्धांतों को, नियमों को, विधियों को वो बच्चा ध्यान से सुनेगा और फिर उसको रिसीव करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तीसरा चरण होता है समझ और व्याख्या, यानी अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन। अब बच्चा क्या करेगा, जो चीज टीचर्स के द्वारा सिखाई गई है उसे, उस जानकारी का अर्थ अपने से समझने का प्रयास करेगा और फिर उसको अपने संदर्भ में कुछ कॉन्टेक्स्ट में जोड़ने का प्रयास करेगा, यानी उसको अपने से उदाहरण बनाकर या अपने से कोई कार्य करके उस चीज को उपयोग करना वो सीखता है। यदि जैसे देखिए गणित में किसी टीचर ने उसको कोई फार्मूला बताया, तो कोई रूल्स बताया, तो उस रूल्स के आधार पर बच्चा और भी सवाल को हल करेगा। तो इससे क्या होगा कि उस चीज की उसको बेहतर तरीके से समझ हो जाएगी और व्याख्या उसका करने में वो आसान होगा। जैसे देखिए अभी मैंने बताया कि किसी गणितीय सूत्र को समझकर समस्याओं को हल करना। आप लोग देखते ही होंगे कि टीचर्स मैथ पढ़ाते समय किसी एक दो सवाल को हल करते हैं और उनको हल करने का रूल्स बच्चों को बता देते हैं। तो जो बच्चे उस चीज को समझ जाते हैं, वो रूल्स को, नियम को, तो उसके आधार पर वो पाठ में उस तरह के जितने भी सवाल रहते हैं सबको सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद देखिए चौथा चरण है भंडारण और स्मृति, यानी रिटेंशन एंड मेमोरी। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो चीज सीख जाता है उसको अपनी दीर्घकालिक स्मृति में सुरक्षित रख लेता है, यानी अपने मेमोरी में उसको स्टोर कर लेता है, सेव कर लेता है और फिर उसका भविष्य में जरूरत पड़ने पर उपयोग करता है। और देखिए जरूरत कब पड़ती है उसको, किसी परीक्षा के समय, जब बच्चा इस चीज को अपनी मेमोरी में स्टोर करके रखा रहता है, सेव करके रखा है, और जब वो उसको परीक्षा में इससे संबंधित क्वेश्चन हल करने को आता है तब इसका उपयोग वहां करता है। इसके बाद फिर देखिए अगला है अनुप्रयोग, एप्लीकेशन, यानी सीखी गई जानकारी को व्यवहारिक जीवन में लागू करना। यानी बच्चे को ये सारी चीजें सिखाई गई, परीक्षा ली गई, तो इस चीज का उपयोग आप अपने व्यवहारिक जीवन में कैसे करेगा, यानी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो जाने के बाद उस चीज को अपने वर्तमान वास्तविक जीवन में कैसे उपयोग करेगा। जैसे देखिए उदाहरण के लिए कि भाषा में सीखे गए व्याकरण का सही प्रयोग करना, क्योंकि जब बच्चे क्लास में पढ़ते हैं, स्कूल शिक्षा के दौरान उनको व्याकरण सिखाया जाता है, तो व्याकरण में सही तरीके से लिखना, मात्रा वर्णमाला को सही तरीके से लिखना, सही तरीके से शब्दों को लिखना, सही से वाक्य लिखना, पैराग्राफ सही से लिखना, तो ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। और बच्चा जब पढ़ाई लिखाई छोड़ता है, अपने वास्तविक जीवन, व्यवहारिक जीवन में जाता है, तो अगर अच्छे तरीके से वो पढ़ा लिखा रहता है तो सही शब्दों को बोलता है, सही शब्दों को लिखता है, सही वाक्य बोलता है। बहुत से लोग देखिए सही तरीके से किसी से बात नहीं कर पाते, सही से सेंटेंस नहीं बोल पाते हैं, तो ये समस्या उनको होती है। लेकिन जब अगर अच्छे तरीके से किए रहेंगे तो समस्या नहीं होगी। छठवां काम देखिए, इसका छठवां स्टेप है विश्लेषण और मूल्यांकन, यानी एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। इसमें देखिए क्या होता है, सीखी गई जानकारी का बच्चा विश्लेषण करके उससे तर्क संगत निष्कर्ष निकालता है। उदाहरण के लिए देखिए
उसको अगर कोई ऐतिहासिक घटना बताई गई है तो वो उसका विश्लेषण करेगा, एनालिसिस करेगा। और सबसे लास्ट जो स्टेप्स है सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, यानी बच्चा सीखी गई बातों के आधार पर नए विचारों का सृजन करेगा। यानी बच्चा सब कुछ सीख चुका है, अब उस सीखी गई चीज के आधार पर अपने से कुछ नया क्रिएट करेगा, नया बनाएगा। उदाहरण के लिए देखिए, विज्ञान की जानकारी से कोई नई परियोजना विकसित करना। आप लोग देखते होंगे कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो इंजीनियरिंग वगैरह करते हैं, तो उनको क्लास में जो चीज़ें सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, उन्हीं सिद्धांतों का, उन्हीं सीखे गए चीज़ों का उपयोग करके वो भविष्य में नई नई चीज़ों को बनाते हैं, नए नए खोज करते हैं। तो कैसे करते हैं? इन्हीं सीखी गई बातों के आधार पर। अब देखिए, शिक्षण और सीखने में प्रभावी रणनीतियां वो क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले प्रभावी रणनीति होती है प्रेरणा देना, यानी विद्यार्थियों को आंतरिक और बाहरी रूप से प्रेरित करना। मल्टीमीडिया का उपयोग, यानी छात्रों को पढ़ाते समय, विद्यार्थियों को पढ़ाते समय दृश्य और श्रव्य माध्यमों का प्रयोग करके सीखने की प्रक्रिया को रोचक बनाना। तीसरा रणनीति सक्रिय अधिगम, यानी एक्टिव लर्निंग कराना, छात्रों को व्यवहारिक कार्य, चर्चाओं और परियोजनाओं में शामिल करना। चौथा है मूल्यांकन और फीडबैक, यानी सतत मूल्यांकन के माध्यम से छात्रों की प्रगति की निगरानी और उचित प्रतिक्रिया देना, यानी उनका समय समय पर मूल्यांकन करते रहना। अगर उनमें कुछ गलतियां दिख रही हैं, कुछ कमियां दिख रही हैं, तो उनको फीडबैक भी प्रदान करने चाहिए। अब देखिए, सीखने में आने वाली बाधाएं और उनका समाधान। सबसे पहला देखिए क्या होता है, अवधान की कमी, यानी बच्चे का ध्यान नहीं जाना। यानी कोई चीज जब सिखाई जा रही है, पढ़ाई जा रही है, बताई जा रही है, तो बच्चा क्लास में ध्यान नहीं देता है। देखिए, ध्यान भटकने से सीखने में बाधा आती है। इसका समाधान देखिए क्या होता है कि रुचिकर शिक्षण विधियां अपनाना चाहिए। अगर कोई टीचर बच्चे को कोई चीज पढ़ा रहा है, बच्चा उस चीज पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो उसको वो कैसे ध्यान दिलाने के लिए तैयार करेगा? तो उसको अपना जो पढ़ाने वाली चीज है उसको रुचिकर तरीके से पढ़ाए, तब जाके बच्चे उस पर ध्यान देंगे। दूसरी समस्या होती है मनोवैज्ञानिक बाधाएं। मनोवैज्ञानिक बाधाओं में कि बच्चे में आत्मविश्वास की कमी होती है या डर होता है, या उसको लगता है कि ये विषय या ये टॉपिक बहुत कठिन है, मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे समझ में नहीं, मैं इसको नहीं समझ पाऊंगा। तो इस चीज को टीचर क्या करेगा कि इसके लिए सकारात्मक वातावरण तैयार करेगा और उसको मोटिवेट करेगा, प्रोत्साहित करेगा। तीसरा है सीखने की विविध शैलियां, यानी कुछ विद्यार्थी जो होते हैं अलग अलग शैलियों से सीखते हैं, तो सभी विद्यार्थियों को सीखने की शैली अलग अलग होती है। अब अगर एक ही शैली से सभी लोगों को बार बार पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा, तो हो सकता है कि बहुत से विद्यार्थियों को पढ़ाई गई बातें समझ में न आए। इसका समाधान क्या है? देखिए कि व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण में विविधता लाना, यानी समय समय पर अपने शिक्षण में विविधता लाना, बदलाव करना। एक ही तरीके से हर समय एक ही प्रकार से हर टॉपिक, हर विषय को नहीं पढ़ाना। जैसे जैसे आपके टॉपिक हो उसी प्रकार की आपको शिक्षण विधियों को अपनाना चाहिए। शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया एक चक्रीय प्रक्रिया है जो सतत सुधार और विकास की ओर अग्रसर होती है। तो इसको एक चक्रीय प्रक्रिया के रूप में अपनाना चाहिए और इसमें सतत रूप से सुधार करना चाहिए और इसमें प्रगति या उन्नति की ओर हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। अब है अगला जो इसी में टॉपिक है मानकीकृत शैक्षणिक विधियों की आलोचनात्मक समझ, यानी क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड पेडागॉगिक मेथड। यानी शिक्षा में मानकीकृत शैक्षणिक विधियां वे पद्धतियां हैं जिन्हें व्यापक स्तर पर लागू किया जाता है ताकि सभी विद्यार्थियों को समान रूप से ज्ञान और कौशल प्राप्त हो। हालांकि इन विधियों को लागू करते समय उनकी आलोचनात्मक समझ, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग आवश्यक होती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सभी शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा कर रही हैं कि नहीं। तो सबसे पहले इसमें देखिए क्या होता है, अवधारणा का निर्माण, कॉन्सेप्ट का फॉर्मेशन, यानी कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन
का आप किस प्रकार से क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग करेंगे, आलोचनात्मक रूप से उसका कैसे जांच करेंगे। तो देखिए, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन का अर्थ क्या होता है कि अवधारणा निर्माण वह प्रक्रिया है जिसमें छात्र वास्तविक जीवन के उदाहरणों, अनुभवों और विचारों के माध्यम से किसी विषय या विचार को समझने और परिभाषित करने में सक्षम होते हैं। इसकी देखिए विशेषता क्या होती है, इससे विद्यार्थियों में अमूर्त और ठोस दोनों प्रकार की अवधारणाओं को विकसित किया जाता है। इससे नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़कर अर्थपूर्ण अधिगम सुनिश्चित किया जाता है। अब देखिए इसका आलोचनात्मक दृष्टिकोण क्या है, यानी इसको आलोचनात्मक रूप से कैसे देखा जाता है अवधारणाओं का निर्माण। तो सब इसका सकारात्मक पक्ष देखें, इससे देखिए क्या होता है कि तर्क संगत और तार्किक सोच का विकास होता है। दूसरा, इससे समस्याओं का विश्लेषण और समाधान करने की क्षमता बढ़ती है। अब इसका देखिए नकारात्मक पक्ष क्या है कि सभी छात्रों की संज्ञानात्मक क्षमताएं अलग अलग होती हैं, जिससे कुछ छात्रों के लिए जटिल अवधारणाओं को समझना कठिन हो सकता है। यानी हर स्टूडेंट कॉन्सेप्ट मेकिंग नहीं कर सकता, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन नहीं कर पाता है। तो जो स्टूडेंट पढ़ने में कमजोर होते हैं वो किसी भी अवधारणा को निर्मित करने में ज़्यादा समय लगाते हैं, तो ये उनके लिए फायदेमंद नहीं होता है। दूसरा, यदि अवधारणा निर्माण को सही संदर्भ से नहीं जोड़ा गया तो यह उथले ज्ञान तक सीमित रह सकता है। यानी कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन को सही प्रकार से ज्ञान से जोड़कर या सही उदाहरण को बता के नहीं समझाया गया तो फिर वो आधे अधूरे ज्ञान की तरह होता है। इसका देखिए समाधान क्या होगा कि अवधारणाओं को वास्तविक जीवन के उदाहरणों से जोड़कर बताना चाहिए, सिखाना चाहिए। इसके अलावा देखिए संवादात्मक शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए ताकि छात्रों की समझ गहरी हो सके। यानी जब बच्चों को कोई चीज बताइए तो उनसे संवाद करिए, कुछ उदाहरण आप बताइए, कुछ बच्चों से भी उदाहरण निकाल के बताने का प्रयास करिए, तब जाके बच्चे उस चीज को गहराई से समझेंगे और फिर वो कभी भूलेंगे नहीं और कॉन्सेप्ट उनका बहुत बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा और उसका उपयोग वो भविष्य में करेंगे। दूसरा देखिए है जांच आधारित अधिगम, यानी इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। दूसरी देखिए लर्निंग क्या होती है, एक तो मैंने बताया कि कॉन्सेप्ट के आधार पर, दूसरा होता है इंक्वायरी बेस्ड, जांच आधारित। इसका अर्थ देखिए क्या होता है कि यह एक ऐसी शिक्षण विधि है जिसमें छात्र प्रश्न पूछते हैं, समस्याओं का विश्लेषण करते हैं और स्वनिर्देशित शोध और अन्वेषण के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं। यानी यह इस प्रकार की शिक्षण विधि है जिसमें क्वेश्चंस टीचर्स के द्वारा नहीं बल्कि बच्चों के द्वारा पूछे, यानी बच्चों के दिमाग में जो भी डाउट होते हैं, जो भी क्वेश्चन होते हैं, वो टीचर से एक एक करके पूछते हैं और टीचर्स उन क्वेश्चंस का जवाब देता है, उनकी शंकाओं का समाधान करता है। तो इस प्रकार से जो टीचिंग की जाती है, यह टीचिंग पूरी तरह से सेल्फ डायरेक्टेड होती है, यानी स्वनिर्देशित होती है। नए नए खोज, नए नए विचारों का इसमें विकास होता है। इसकी विशेषताएं देखिए क्या होती हैं कि छात्रों को प्रश्न पूछने, खोजबीन करने और उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करता है। इसमें आत्मनिर्देशित अधिगम को बढ़ावा मिलता है। इससे सहयोग और संवाद पर आधारित अधिगम कराया जाना संभव होता है। अब देखिए इसका आलोचनात्मक दृष्टिकोण, किस प्रकार से इसकी आलोचना की जा सकती है। तो आलोचना देखिए जब किसी चीज की जाती है तो उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों या पहलुओं को बताया जाता है। यानी किसी चीज की आपको आलोचना करनी है, किसी व्यक्ति की आलोचना करनी है तो आप उसकी अच्छाइयां भी बताएंगे और उसकी कमियां भी बताएंगे और फिर उसका सॉल्यूशन भी बताएंगे, समाधान भी बताएंगे कि अगर उसके अंदर ये कमी है तो उस कमी को कैसे दूर किया जा सकता है। तब जाके आपका आलोचनात्मक दृष्टिकोण सही तरीके से होगा। देखिए सकारात्मक पक्ष क्या होता है इसका कि इससे रचनात्मक और स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहन मिलता है, बालक के अंदर जिज्ञासा और अनुसंधान कौशल को बढ़ावा मिलता है। अब इसका देखिए नकारात्मक पक्ष क्या होता है कि सभी छात्रों के पास अन्वेषण और खोज में आवश्यक स्वायत्तता या आत्मनिर्भरता नहीं होती। यानी सभी स्टूडेंट इस तरह के पढ़ाई को नहीं कर पाते हैं, नहीं सीख पाते, उनके अंदर ऐसी क्षमता नहीं होती है, तो ये समस्या होती है। दूसरा,
अनियंत्रित अन्वेषण से गलत जानकारी और भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यानी अगर छात्रों के ऊपर कंट्रोल नहीं रहे, उनको पूरी तरह से छोड़ दिया जाए अपने तरीके से प्रश्नों को हल करने के लिए, उसका उत्तर ढूंढने के लिए, तो हो सकता है कि वो गलत जानकारी इकट्ठा कर लें और जिससे बाद में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाए। शिक्षकों के लिए इसे नियंत्रित करना और सही दिशा में ले जाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसमें क्या होता है कि टीचर्स जब पूरी तरह से हर चीज बच्चों के ऊपर छोड़ देता है, तो कभी कभी सिचुएशन क्या हो जाती है कि बच्चे मनमानी करने लगते हैं, अपने मन के हो जाते हैं, तो इसमें बाद में फिर टीचर को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए देखिए, आप लोग सुनते होंगे कि बहुत से क्लास में कहा जाता है कि बच्चों को ज़्यादा छूट मत दीजिए। अगर बच्चों से ज़्यादा आप बहस करेंगे, उनको मुंह लगा लेंगे, तो बच्चे फिर आपको वैल्यू देना बंद कर देंगे। तो इस तरह से आपको परेशानी होगी और शिक्षण कराने में आपको दिक्कत होगी। अब इसका देखिए समाधान क्या होगा कि प्रारंभिक मार्गदर्शन और अनुशासन बनाए रखना। इसका मतलब है कि बच्चों पर प्रारंभिक मार्गदर्शन रखिए और उनमें अनुशासन बनाए, उनको बहुत ज़्यादा छूट मत दीजिए। ज़्यादा छूट दे देने से बच्चे क्या होगा, गलत रास्ते पे जाने लगेंगे, आपको वैल्यू नहीं देंगे, आपका महत्व नहीं समझेंगे। छात्रों की अन्वेषणात्मक गतिविधियों का मूल्यांकन और मार्गदर्शन समय समय पर करते रहना चाहिए। यानी टीचर्स को बच्चे किस प्रकार से काम कर रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें अपने तरीके से खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, उसको देखना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए। अगर उसमें वो गलत चीज़ें ढूंढ रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, तो उनको सही तरीका बताना चाहिए, उनको मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए, तब जाके ये चीज़ें सही तरीके से हो सकेंगी। अब उसके बाद फिर देखिए अगला है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, यानी परियोजना आधारित अधिगम। इस प्रकार का अधिगम देखिए क्या हो, इसमें क्या होता है कि यह एक ऐसी शिक्षण रणनीति है जिसमें छात्र किसी वास्तविक जीवन की समस्या या चुनौती को हल करने के लिए टीम में काम करते हैं और सीखते हैं। इसमें देखिए अनुसंधान, योजना, विश्लेषण और समाधान प्रस्तुत करने की प्रक्रिया शामिल होती है। इसमें क्या होता है कि कोई प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, कोई करंट की ऐसी कोई घटना है, कोई मुद्दा है जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, तो उसको बच्चों को दे दिया जाता है और उसको वो लोग अपने से डिस्कशन करके, एक दूसरे से चर्चा करके उसका हल निकालते हैं। तो इसमें देखिए वो क्या करते हैं कि विभिन्न प्रकार की चीज़ों को खोजते हैं, उससे रिलेटेड योजना बनाते हैं, फिर उसका एनालिसिस करते हैं और फिर उसका समाधान प्रस्तुत करते हैं। जैसे देखिए इस समय अपने देश में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं, जैसे भारत में बेरोजगारी की समस्या, भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में कमी, ये सब क्या है कि ये बहुत गंभीर मुद्दे हैं। तो इन सब चीज़ों पर जब बच्चों को प्रोजेक्ट दिया जाएगा तो बच्चे एक दूसरे से डिस्कशन करेंगे और इससे संबंधित जानकारी को इकट्ठा करेंगे और फिर उस पर अच्छे तरीके से एनालिसिस करने के बाद उसको समाधान प्रस्तुत करेंगे। इसकी विशेषताएं देखिए क्या होती है, इसमें बच्चे सहयोगी रूप से कार्य करते हैं, यानी एक दूसरे से मिलजुल के करते हैं। इसमें समस्या समाधान और व्यवहारिक ज्ञान का विकास होता है। इससे छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने और नवाचार करने का अवसर मिलता है। इससे सीखने को रोचक और उपयोगी बनाया जाता है। अब देखिए इसका आलोचनात्मक दृष्टिकोण देख लेते हैं। इसमें पहले सकारात्मक पक्ष को देखते हैं। सकारात्मक पक्ष क्या है कि इससे वास्तविक जीवन की समस्याओं को समझने और हल करने की क्षमता बढ़ती है। दूसरा, इससे समूह कार्य के माध्यम से टीम भावना और नेतृत्व कौशल विकसित होता है। अब नकारात्मक पक्ष इसका क्या है कि इस तरीके से शिक्षण कराने से, इस तरीके से अधिगम कराने से समय की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, यानी समय की आवश्यकता बहुत ज़्यादा लगती है, समय इसमें ज़्यादा लगता है, जिससे पाठ्यक्रम पूरा करने में बाधा हो सकती है, यानी टाइम पर आपका सिलेबस पूरा नहीं होगा। दूसरी देखिए नकारात्मकता इससे क्या है कि सभी छात्र समान रूप से योगदान नहीं कर पाते हैं, जिससे समूह में असमानता बनी रहती है। यानी अगर ग्रुप बनता है, बच्चे एक दूसरे से मिलजुल के करते हैं, तो उसमें कुछ ही बच्चे करते हैं, बाकी बच्चे कुछ नहीं करते, या करते भी है तो बहुत थोड़ा बहुत। यानी उस ग्रुप में जो बच्चा पढ़ने में तेज तरार होता है वही सब कुछ करता है, बाकी बच्चे कहते हैं कि इसका हो जाएगा तो मैं उसी में से कर लूँगा।
वो मेहनत नहीं करना चाहते, तो एक तरह से ये क्या हो जाता है, सही नहीं होता है। इसमें मूल्यांकन करना कठिन हो सकता है क्योंकि परिणाम व्यक्तिपरक हो सकता है। अब इस प्रकार से जब कोई कार्य किया जाएगा तो उसका जब टीचर मूल्यांकन करेगा तो मूल्यांकन में भी सही तरीके से मूल्यांकन करना संभव नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि मूल्यांकन में लगता है कि पक्षपात हो सकता है, तो इस तरीके से गड़बड़ हो जाता है। अब देखिए इसका समाधान क्या हो सकता है कि परियोजनाओं का उद्देश्य और दायरा स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए। सभी छात्रों की समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए निगरानी और फीडबैक देना चाहिए। यानी अब टीचर को देखना चाहिए कि उस पर सभी बच्चे समान रूप से कार्य कर रहे हैं कि नहीं, कोई बच्चा लापरवाही तो नहीं कर रहा है। अगर कोई बच्चा ऐसा कर रहा है तो उसको मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए, तब जाके जो विधि है सही तरीके से कारगर होगी। देखिए अब चौथा है निर्देशित खोज यानी गाइडेड डिस्कवरी। इसमें देखिए क्या होता है कि इस प्रकार की प्रक्रिया में देखिए इसमें शिक्षक छात्रों को मार्गदर्शन और संकेत देते हुए उन्हें समस्या समाधान और ज्ञान की खोज में सक्षम बनाता है। तो इसका देखिए आलोचनात्मक दृष्टिकोण क्या होगा। सकारात्मक पक्ष पहले देख लेते हैं कि इससे शिक्षार्थियों को ज्ञान का स्वामित्व लेने में मदद होती है। इससे उनमें आत्म अन्वेषण और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन मिलता है। इसका नकारात्मक पक्ष क्या है, देखिए इससे शिक्षकों के अत्यधिक मार्गदर्शन से छात्रों में रचनात्मकता बाधित हो सकती है। अनियमित मार्गदर्शन से छात्रों में भ्रम और असमंजस की स्थिति पैदा हो सकती है। यानी टीचर्स के द्वारा अगर बहुत ज्यादा मार्गदर्शन दिया जा रहा है, हर बात टीचर के द्वारा ही बताई जा रही है, तो बच्चे की अपनी जो क्रिएटिविटी है वो बाधित होगी, यानी अपना टैलेंट वो उपयोग नहीं कर पाएंगे। और दूसरी चीज, अगर मार्गदर्शन अनियमित रूप से दिया जा रहा है, प्रॉपर तरीके से नहीं दिया जा रहा है, तो इससे भी बच्चों में भ्रम होगा और असमंजस की स्थिति उत्पन्न होगी। अब देखिए अगला जो है वो समस्या आधारित अधिगम है, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। इसमें देखिए क्या किया जाता है कि छात्रों को किसी जटिल समस्या का सामना कराकर उसे हल करने के लिए तार्किक और रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके देखिए आलोचनात्मक दृष्टिकोण को देख लेते हैं। सकारात्मक पक्ष क्या होगा कि वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने की क्षमता इससे बढ़ती है। इससे बच्चों में सहयोग और संवाद कौशल को मजबूती मिलती है। इसका नकारात्मक पक्ष देखिए क्या है कि सभी छात्रों के पास समस्या हल करने की समान क्षमता नहीं होती है। समय की अधिक आवश्यकता होती है जिससे अन्य विषयों पर ध्यान केंद्रित करना कठिन हो सकता है। तो देखिए इस प्रकार से इसका निष्कर्ष क्या निकल के आया कि इन मानकीकृत शैक्षणिक विधियों की आलोचनात्मक समझ यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि शिक्षण सभी छात्रों के लिए समान रूप से प्रभावी हो। शिक्षकों को इन विधियों के उपयोग में लचीलापन रखना चाहिए और शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं और क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए इन्हें अपनाना चाहिए। इससे सीखने की प्रक्रिया अधिक समावेशी बनेगी, रोचक होगी और प्रभावी होगी। ठीक है, अब देखिए हम लोग देख लेते हैं कि कुछ अनुशासनात्मक प्रथाएं और भय मुक्त शिक्षण वातावरण की आलोचनात्मक जांच। यानी अनुशासन कॉलेज में, स्कूल में बहुत ज़्यादा अगर रहे, लागू किया जाए तो वो किस प्रकार से कारगर होगा, या फिर उससे कुछ नुकसान है, या फिर कक्षा में जो वातावरण है वो भय का वातावरण बना के, यानी बच्चों को हमेशा डरा के रखा जाए, उनके ऊपर हमेशा दबाव डाल के रखा जाए, तो इससे क्या नुकसान हो सकता है या इससे क्या फायदा होता है, इन दोनों चीजों को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं अनुशासनात्मक प्रथाओं की आलोचनात्मक जांच, यानी इंटरोगेटिव डिसिप्लिनरी प्रैक्टिस, यानी इंटेरोगेटिंग डिसिप्लिनरी जो प्रैक्टिसेस होती हैं, अनुशासनात्मक प्रथाएं होती हैं, उनकी आलोचनात्मक जांच कैसे हम करेंगे। तो जैसे सबसे पहले देख लीजिए इसका अर्थ, यानी अनुशासनात्मक प्रथाएं क्या होती हैं। तो अनुशासनात्मक प्रथाओं का मतलब क्या हो गया कि किसी भी स्कूल कॉलेज में जो नियम होते हैं, जो डिसिप्लिन होती है, उन सब चीज़ों को कैसे लागू किया जाए। जैसे उन नियमों, प्रक्रियाओं और नियंत्रण तंत्रों को लागू करना जिनका उद्देश्य कक्षा में अनुशासन बनाए रखना और छात्रों को अनुशासित
बनाना होता है। यानी इन नियमों, विधियों और कानूनों का उपयोग इसलिए किया जाता है कि कक्षा में या विद्यालय में अनुशासन बना रहे और छात्रों का जीवन जो है अनुशासित रूप से विकसित हो। अब देखिए, आलोचनात्मक जांच का मतलब क्या हो गया कि इन प्रथाओं का गहराई से मूल्यांकन करना ताकि यह समझा जा सके कि वे कितनी प्रभावी और न्यायसंगत हैं और वे विद्यार्थियों पर किस प्रकार का प्रभाव डालती है। तो देखिए, जो अनुशासनात्मक प्रथाएं होती हैं, इस प्रकार के जो डिसिप्लिन्स का उपयोग किया जाता है कक्षाओं में, कॉलेज में, तो इसकी क्या विशेषताएं होती है। इससे देखिए क्या होता है कि नियम और नियंत्रण बनाया रखना आसान होता है। यानी स्कूल का, कॉलेज का जो नियम है और बच्चों पर नियंत्रण बनाना बहुत आसान होता है, नियमों को लागू करना बहुत आसान होता है। देखिए, स्कूलों में इससे शांति और अनुशासन बनाए रखने में बहुत सहायता मिलती है और यह उसमें सहयोगी होता है। दूसरी चीज, शारीरिक और मानसिक अनुशासन इससे बनता है। अनुशासन बनाए रखने के लिए देखिए कभी कभी कठोर दंड और मनोवैज्ञानिक दबाव का उपयोग किया जाता है। तीसरा है, इसमें आदेश और अनुशासन का उपयोग किया जाता है। यानी छात्रों को सिखाना कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब देखिए, इन अनुशासनात्मक प्रथाओं की आलोचनात्मक दृष्टि, यानी आलोचना कैसे करेंगे इनकी। तो सबसे पहले इसके सकारात्मक पक्ष को देखेंगे। तो सकारात्मक पक्ष में क्या है कि इससे जो शिक्षण होगा वो व्यवस्थित तरीके से होगा। यानी अनुशासन के आधार पर जब शिक्षण कराया जाएगा तो बहुत बेहतर तरीके से व्यवस्थित होगा। देखिए, अनुशासन से शिक्षण प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित होती है। अगर अनुशासन नहीं बनाए रखा जाए तो शिक्षण प्रक्रिया सही से नहीं की जा सकती है। दूसरी चीज, इससे बच्चों में कर्तव्य निष्ठा का विकास होता है। यानी इससे बच्चों में समयबद्धता, जिम्मेदारी और आत्मनियंत्रण की भावना विकसित होती है। तीसरा चीज देखिए, इसका सकारात्मक पक्ष क्या है कि बच्चों में समाज के प्रति उत्तरदायित्व का विकास होता है। यानी बच्चों में सामाजिक नियमों और नैतिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ती है। अब इसका देखिए नकारात्मक पक्ष क्या होता है। इससे बच्चों में देखिए भय और तनाव की स्थिति बनी रहती है। यदि किसी स्कूल कॉलेज में कठोर अनुशासन है, बहुत कठोर डिसिप्लिन है, तो उससे देखिए बच्चों में भय बना रहता है और उनके अंदर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वो हमेशा डरे डरे से रहते हैं कि कहीं मुझसे गलती हो जाएगी तो मुझे पनिशमेंट नहीं मिलेगा। वो लोग अपने मन से सही तरीके से कोई कार्य नहीं कर पाते। दूसरी इसकी कमी क्या, इससे बच्चों की रचनात्मकता का दमन होता है। यानी बच्चे अगर कुछ अपने से करना भी चाहते हैं, कुछ उनके मन में रहता भी है, तो डर के मारे नहीं बताते हैं कि अगर शायद बताएंगे गलत हो जाएगा तो टीचर्स के द्वारा मुझे डांट दिया जाएगा, मेरी इंसल्ट कर दी जाएगी। तो इसलिए वो अपना जो क्रिएटिविटी है उसको दबा देते हैं। जैसे देखिए, अत्यधिक अनुशासन से छात्रों की रचनात्मकता और स्वतंत्र सोच प्रभावित हो सकती है। तीसरा क्या इसका नेगेटिव पॉइंट है कि दंड आधारित दृष्टिकोण। इस प्रकार से देखिए, दंड आधारित अनुशासन से छात्रों में आत्मसम्मान की कमी हो सकती है, जिससे उनका आत्मविश्वास कमजोर हो सकता है। यानी बच्चों को दंड देने से उनका आत्मसम्मान, आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है और वे फिर पढ़ाई लिखाई में उतना ध्यान नहीं दे पाते। अब देखिए, अनुशासनात्मक प्रथाओं की पुनः जांच की आवश्यकता क्या है। इससे क्या करना चाहिए कि सशक्तिकरण और भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। यानी छात्रों को अनुशासन प्रक्रिया में शामिल करना, जिससे वे समझ सकें कि नियम क्यों आवश्यक है। सकारात्मक अनुशासन अपनाया जाना चाहिए। यानी दंड की बजाय सकारात्मक प्रेरणा और आत्मनियंत्रण को बढ़ावा देना चाहिए। समावेशी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। यानी अनुशासन को सभी छात्रों की सांस्कृतिक, सामाजिक और भावनात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लागू करना चाहिए। ठीक है, वो था अनुशासन के बारे में। अब है अगला, भय मुक्त शिक्षण वातावरण, यानी नॉन थ्रेटनिंग लर्निंग एनवायरनमेंट। इसका मतलब देखिए क्या होता है। इसका अर्थ क्या होता है कि भय मुक्त शिक्षण वातावरण का अर्थ है ऐसा वातावरण जहां पर विद्यार्थी बिना डर और तनाव के सीख सके। यानी बच्चों के बीच किसी भी प्रकार का भय और डर का वातावरण नहीं बनाना। यानी क्लास का वातावरण पूरी तरह से एकदम पॉजिटिव होना चाहिए, ओपन होना चाहिए।
देखिए, इस प्रकार के वातावरण से छात्रों में आत्मविश्वास, जिज्ञासा और रचनात्मकता को प्रोत्साहित किया जाता है और उन्हें खुलकर अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता दी जाती है। अब देखिए, इस भय मुक्त शिक्षण वातावरण की क्या विशेषताएं हैं। इससे देखिए क्या होता है, पहली विशेषता क्या होती है कि इससे खुला संवाद होता है, यानी शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच खुला और सकारात्मक संवाद होता है। दूसरी विशेषता, इसमें प्रोत्साहन और समर्थन शामिल होता है, यानी विद्यार्थियों को उनकी गलतियों को सुधारने और आत्म सुधार के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह एक प्रकार से समावेशी शिक्षा का प्रकार हो सकता है। इसमें देखिए, विविध पृष्ठभूमियों और क्षमताओं वाले छात्रों को समान अवसर दिया जाता है। चौथी विशेषता, इससे आत्म अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता विकसित होती है, यानी विद्यार्थियों को बिना डरे अपने विचार, भावनाएं और प्रश्न रखने की अनुमति इसमें दी जाती है। अब देखिए, भय मुक्त वातावरण का क्या महत्व होता है। इससे पहला इसका महत्व क्या है कि सीखने में रुचि, यानी छात्र जब भय मुक्त होते हैं तो चीजों को सीखने में अधिक रुचि लेते हैं। इससे रचनात्मकता और नवाचार आता है, यानी स्वतंत्र रूप से बच्चे अपने तरीके से सोचते हैं और नई नई चीज़ों की कल्पना करते हैं और रचना करने के बारे में सोचते हैं। इससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। छात्र अपनी गलतियों से सीखने का साहस रखते हैं और आत्मविश्वास के साथ टीचर से प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं। इससे उनको भावनात्मक सुरक्षा भी मिलती है, यानी छात्रों को मानसिक और भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस कराता है इसमें ये विधि। अब देखिए, यह भय मुक्त वातावरण के कुछ दुष्प्रभाव भी होते हैं। इसके कुछ देखिए साइड इफेक्ट भी हैं, कुछ नुकसान है। जैसे देखिए, इससे अवसाद और चिंता बनती है, यानी डर का माहौल बच्चों में मानसिक दबाव और अवसाद उत्पन्न कर सकता है। सीखने में बाधा, भय और दंड से सीखने की प्रक्रिया बाधित हो सकती है। रचनात्मकता का ह्रास, यानी अगर भयमुक्त वातावरण है तो ये सारी समस्याएं होंगी। देखिए, इससे क्या होगा, रचनात्मकता, भयपूर्ण वातावरण में बच्चे जोखिम उठाने से डरते हैं, जिससे उनकी रचनात्मकता घटती है। यहाँ देखिए क्या है, भययुक्त, वहां क्या था, भयमुक्त। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब देखिए, भय मुक्त वातावरण बनाने के लिए रणनीतियां क्या क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए क्या होना चाहिए कि सकारात्मक रूप से प्रेरणा देनी चाहिए। छात्रों को हमेशा उनकी उपलब्धियों की प्रशंसा करनी चाहिए, उनको मान्यता देना चाहिए और उनको सकारात्मक रूप से रिस्पांस देकर, प्रतिक्रिया देकर उनके आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहिए। दूसरा काम क्या करना चाहिए, उनके बीच खुला संवाद होना चाहिए। टीचर्स छात्रों से कुछ भी पूछ सकता है, बात कर सकता है, और छात्र भी बिना हिचकिचाहट के टीचर से कुछ भी पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। देखिए, छात्रों को प्रश्न पूछने और संदेह व्यक्त करने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए। तीसरा रणनीति है सहानुभूतिपूर्ण शिक्षण, यानी एम्पैथेटिक टीचिंग। छात्रों की भावनाओं को समझना और उनकी आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। विविध पृष्ठभूमि से आए छात्रों को समझने और उन्हें स्वीकार करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। चौथा रणनीति क्या है कि छात्र केंद्रित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच अपनाना चाहिए। छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका देनी चाहिए। इससे उनकी रुचि और क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण विधियों में विविधता लाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, इन सब चीजों का कंक्लूजन निकल के क्या आ रहा है कि ये अनुशासनात्मक प्रथाओं की आलोचनात्मक जांच जो है यह सुनिश्चित करती है कि छात्रों पर अत्यधिक दंडात्मक प्रभाव न पड़े और वे आत्मनियंत्रण और नैतिक मूल्यों को समझते हुए अनुशासन का पालन करें। वहीं भय मुक्त शिक्षण वातावरण छात्रों को आत्मविश्वास, रचनात्मकता और स्वतंत्रता प्रदान करता है, जिससे वे अपने शैक्षणिक और व्यक्तिगत जीवन में सफल हो सकते हैं। इससे शिक्षकों को इन दोनों पहलुओं के बीच संतुलन बनाकर एक ऐसा शिक्षण वातावरण तैयार करना चाहिए जहां पर अनुशासन और स्वतंत्रता दोनों का समुचित समावेश हो, यानी बहुत ज़्यादा छूट भी नहीं देनी चाहिए, अनुशासन भी बनाए रखना चाहिए। तो दोनों का अच्छे तरीके से समावेश करके तब जाके शिक्षण अधिगम कराना चाहिए।
ऐसा नहीं है कि कोई चीज बहुत ज्यादा हो जाए और कोई चीज बहुत कम हो। तो सबका समान रूप से वितरण किया जाना चाहिए, तब जाके सही तरीके से शिक्षण भी किया जा सकता है और अधिगम भी कराया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए आपका ये आज का क्लास जो है यहीं तक है। इस क्लास में देखिए मैंने आप लोगों को अपने तरीके से सारी चीज़ें समझाने का प्रयास किया और आप लोग खुद ही अनुभव कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोग भी पढ़ते हुए चले आए हैं और अब खुद टीचर बनने जा रहे हैं। तो आप लोग को महसूस होता होगा कि जब आप क्लास में पढ़ते थे तो आपके ऊपर टीचर्स के द्वारा किस प्रकार से प्रेशर बनाया जाता था, आपके ऊपर दबाव डाला जाता था। बहुत से ऐसे टीचर होते थे कि जिनका बच्चों को भय होता था, डरते थे बच्चे कि इनका होमवर्क नहीं पूरा करेंगे तो हमको ऐसे दंड देंगे, हमारे साथ ये होगा। या फिर बहुत से ऐसे स्कूल कॉलेज होते हैं कि उनके जो अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनका भी भय बच्चों के ऊपर बना रहता है कि अगर लेट से जाएंगे तो गेट बंद हो जाएगा, मुझे वापस जाना पड़ेगा, या फिर अगर मैं कोई गलत काम करूंगा तो मुझे दंडित किया जाएगा, मेरे ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा, मेरे गार्जियन को बुलाया जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ों को आप लोगों ने अनुभव किया होगा, देखा होगा। तो इनका क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, दोनों चीज़ों को आप लोगों ने इन सब चीज़ों में देखा। ठीक है, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी, ऐसा मैं पूरा उम्मीद करता हूँ। और आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतने देर तक बनाए रखा, इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।